सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं दुनिया भर में चल रहे कूटनीतिक ड्रामे पर। शायद ये पहला शब्द है जब मैं ये कह रहा हूँ कि कूटनीतिक ड्रामे पर। यकीनन हम आज कूटनीति के ड्रामों पर बात करेंगे और फिर बिहाइंड द कर्टन क्या हो सकता है उसके अंदेशों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक खबर मिल गई होगी, आप देख रहे होंगे, पर उसके पीछे के ड्रामे पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुना है या देखा जा रहा है, वीडियो आ रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर कुछ अजनबी ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। अब ये ड्रोन जो हैं सिर्फ अमेरिका के इलाकों में देखे जा रहे हैं जहाँ पर ट्रंप ने भी दावा किया है कि इन ड्रोनों को तुरंत मार गिराना चाहिए। अब ये मार गिराए जाएंगे, नहीं गिराए जाएंगे, या इसके पीछे का ड्रामा क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अमेरिका के ऊपर ड्रोन उड़ने की बात करें तो हमें याद रखना चाहिए कि ये यूरोप में भी जहां अमेरिकी अड्डे हैं या अमेरिकी कंपनियां काम करती हैं, उन इलाकों में भी ये ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, दो बातों को थोड़ा सा मंथन करने की कोशिश करते हैं। इनमें से पहली एक बात है कि एक बाबा वेंगा नाम की एक अंधी औरत जो हर साल लाते हैं, जिसे तमाम मीडिया हर साल वो उसकी प्रेडिक्शन बताई जाती है 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, दुनिया में बम फटेंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। ये घटना आप जाइएगा दुनिया भर के टेलीविज़न और इस तरह के ड्रामे बात जो अपने आप को न्यूज़ संस्था कहते हैं, इन ड्रामों के थंबनेल निकाल के देखेगा, यूट्यूब पर सबूत मिल जाएगा। 2021, 22 यानी 19, 20, 21, 22, 23 हर साल जो है अगले साल में बम फट जाते हैं परमाणु और दुनिया समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जिस तरह आपको 1 लाख से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो जो है किन के होंगे मुझे नहीं पता, बड़ा ज्ञान दे रहे होंगे वो आपको कि बस अब ये पूरी होने वाली है और ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, बन गया समझो, सब जो है तगड़ा युद्ध होगा, ये समाप्त कर लेगा, सब पे कब्ज़ा कर लेगा। और जब ये कब्ज़ा ना कर सका तो फिर वो खुद बचाने आ गए। कैसे बचाने आ गए, वो कूटनीतिक ड्रामों पर बात करेंगे। इसमें बेसिकली जो इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर किस तरह का ड्रामा किया है, तुर्की और ब्लिंकन के बीच यानी अमेरिका के बीच में उन्होंने क्या बताया है, अमेरिकनों ने और तुर्कियों ने, कि उनके बीच में क्या तय हुआ है। और यहाँ दोस्तों एक और साथ में जो तुर्की के विदेश मंत्री फिदान की तरफ से जो कहा गया है कि रूस और ईरान को हमने पहले मना लिया था, इन सब ड्रामों पर बात करेंगे। ये कूटनीतिक ड्रामे हैं जिन पर हम बात करेंगे। इससे पहले ये ज़रूरी है, जो 1 लाख वीडियो की मैं बात की है कि ग्रेटर इजराइल बस बनने वाला है, इसे समझने के लिए दोस्तों आपको एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ, वो सुनिएगा। एक गाँव में एक औरत रहती थी, अच्छी खूबसूरत, नमाजी, परहेजगार, पूजा पद्धति करने वाली, कुछ भी मान लीजिए वो थी। और रोज़ वो अपने घर वालों को कहा करती थी कि देखो इस गांव में से कोई ना कोई भागेगा, इस गांव में से कोई भागने वाला है, किसी की लड़की, किसी की बहू, कोई ना कोई इस गांव में से भागने वाला है। बड़ी वो तस्बीह या माला या घंटी खूब बजाती थी, कुछ भी मान लीजिए, जब क्योंकि कहानी है तो फिर आप उसे किसी भी जगह फिट कर सकते हैं। तो वो रोज़ जब कहती थी और इस बात को कुछ दिन गुजर गए और अब लोगों ने उसकी बात सुनना बंद कर दी, घर वालों ने। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, सुबह के समय जब गांव के लोग उठे, घर के लोग भी उठे, तो उन्होंने देखा वो हमारी जो बहू थी वो कहती थी जो कि इस गांव में से कोई भागेगा, वो खुद भाग गई है। और गांव में चर्चा फैल गई, भाई गांव में से वो भाग गई। अब ये लोगों ने समझा नहीं था कि असल में वो कह रही थी कि वो भागेगी, कोई भागेगा के चक्कर में। ठीक उसी तरह का इजराइल की कहानी है। इन तथाकथित ड्रामेबाजों ने जो कुछ यूट्यूब भर के भगा रखा है, कोई भागेगी, इस गांव में से कोई भागेगी, मतलब इजराइल जो है कब्जा कर लेगा, ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, ये तो होना ही था। मानसिक युद्ध जिताने पे लगे रहे और फिजिकली इजराइल जो है वो जंग हार गया। फिजिकली इजराइल जंग हार गया तो फिर
इसी तरह जिस तरह उसकी मायूसी होने लगी थी कि भाई ये तो बात पूरी हो नहीं रही है, कि कोई भागी नहीं है, मैं ही भाग जाती हूँ, ठीक उसी तरह अपनी इन बातों को पूरी करने के लिए ये जो इत्तेहाद जो पहले खिलाफत के नाम से तो कभी जिहाद के नाम से कुछ नाम से संगठन बना के जिसे कुछ लोग आतंकवादी भी कहते हैं, तो ये सारा जो लोग थे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद इन्होंने जो है सीरिया को आकर क्लीन कर लिया और ज़बरदस्ती गोलान की पहाड़ी जो है बिना एक भी गोली चलाए उसको सौंप दी। तो वो सौंप दी, जो गोलियां थी वो सौंप दी, मतलब गोलान की हाइट की पहाड़ियाँ सौंप दी। अब कोशिश कर रहे हैं दमिश्क पे भी किसी तरह आ जाए, ये इजराइल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई भागेगा तब तक पूरा नहीं होगा ना, जब तक पूरा ना भाग जाए। तो वो ये सारे जो यूट्यूब पे वो धार्मिक ज्ञान देते हैं, ये सब के सब पूरी दुआएं कर रहे होंगे बैठ के कि किसी तरह दमिश्क पे और कब्जा कर ले तो कम से कम हमारी बात सच्ची हो जाएगी। ये असलियत है। सुनो, तुम कितनी ड्रामे कर लो और कितनी बकवास कर लो, इजराइल ना ये जीतेगा जंग, ना ग्रेटर इजराइल बनेगा। इजराइल जंग हार चुका है और इजराइल जो है जंग हार चुका है, तो मतलब स्पष्ट है कि ये जंग जो है जो कुछ ड्रामा हमने देखा है वो एक महज ड्रामा था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अब इस ड्रामे के हम कूटनीतिक ड्रामे पे आ जाते हैं। ये कहानी तो मैं काफ़ी लंबे समय तक जलील करूँगा, एक एक इनकी वीडियो निकालूंगा, वीडियो में इनकी प्रेडिक्शन बताऊंगा, फिर उसको कैसे झूठ हुई ये साबित करूँगा। तो कुल मिला के लोग मगर इनके जाल में, इनके घसों में फंसते रहते हैं, वो फंसते रहेंगे। मुझे बुरा कहते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा, ना ये हटेंगे ना मैं हटूँगा। बड़ी अपनी अपनी ज़िद है। यहाँ हम थोड़ा सा और नज़दीक आते हैं चीज़ों के, तो अब हम कूटनीतिक ड्रामे में बात ये करते हैं कि फिदान ने कहा है, जो विदेश मंत्री है तुर्की का, कि हमने ईरान को और रूस को जब ये हमला किया जोलानी ने, तब हमने उन्हें खामोश कर दिया और उन्हें सहमत कर लिया था कि वो विरोध नहीं करेंगे, खून खच्चर नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से जो है हम इनके हैंडओवर जो है वो कर देंगे और कोई विरोध नहीं करेंगे। और हमें कोऑपरेट किया, ईरान ने हमें कोऑपरेट किया, रूस ने, और कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। आसानी से जो है जोलानी वो जिहाद करके बिना गोली के वो तुर्की की सत्ता पे काबिज हो गया। तो इसमें बड़ा दुनिया में नाच भंगड़े जश्न मनाए गए, अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए गए, इसमें डाइवर्सिटी बहुत है, ये भी सही है। दूसरी तरफ फिदान ही ने मुलाकात की ब्लिंकन के साथ में, और यहाँ ये कहा कि हमारी अमेरिका के साथ बात तय हो गई है कि किस तरीके से हमें जो कुर्द हैं या दूसरे जो रेबल्स ग्रुप थे, अब उन्हें किस तरीके से हम लोग जो हैं सेटल करेंगे और झगड़े नहीं होने देंगे। जबकि इनकी प्रेडिक्शंस या इनके कैलकुलेशंस में तुर्की के लिए कुर्द जो है एक बहुत बड़ा ख़तरा थे, पीके के बार बार हमला करते थे, एक यानी मजबूत है वो, जो उत्तर पूर्व में उनका एक पूरा कब्ज़ा है, और वो एक ताकतवर ग्रुप है जो जोलानी को ठोक सकता है। तो जोलानी के पास कोई बहुत बड़े हथियार या तोप नहीं है, सिवाय इसके कि एक सहमति के साथ कुछ ड्रामा रचा गया है। उस ड्रामे पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये कूटनीतिक ड्रामे की बातें कि हमारी अमेरिका से भी बात तय हो गई है, ईरान रूस से भी तय हो गई है, और ये सब हमने मना लिया है। यानी तुर्की या फिदान जो है, ये कहने का मतलब है कि हमने जो रिजीम चेंज किया है सीरिया का, वो जो उस पर सभी को हमने सहमत करने में कामयाबी प्राप्त की है। उधर नेतन्याहू कह रहा है कि हमारी जीत थी और हमने उखाड़ के फेंक दिया जो है वो सीरिया की सत्ता को। ये सीरिया की सत्ता को नेतन्याहू ने वैसे ही उखाड़ा कि एक कोई गांव में बड़बोला रहता था, वो बड़बोला जब कहीं डकैती पड़ती थी तो नहीं, यही कोई अच्छा काम होता था, मेडल मिलता था, वो फला को मेडल मिल गया तो बोले हमने सब अपना ही काम है। बोले फला जगह पे जो है एक ने रेस जीती है, बोले सब अपना ही काम है। वो उधर बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है, बोले अपना ही काम है। फिर एक दिन एक जगह डकैती पड़ती है तो जो आके लोग कहते हैं भाई बताओ नेतन मियाँ ये किसका काम है, बोले सब अपना ही काम है। बस पुलिस उठा के ले जाती है, ठोकती है उसकी तशरीफ़, वो ठीक हो जाता है। तो अभी तक उठा के तशरीफ़ तो ठोकी नहीं है नेतन्याहू की, मगर इसने डाकू की डकैती को भी उसी बेवकूफ़ी में कह दिया है सब अपना ही काम है। अच्छा दोस्तों, मुझे एतराज़ नहीं है उन ऐसे लोगों से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन की माँ यहूदी नज़र आती है, जिन्हें सारी ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया सब मतलब उनको कान में पढ़ा रखा है, वैसे ही जैसे एक तबके को पूरा यकीन दिला रखा है कि बस ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। ऐसे ही चंद
अक्लमंद अच्छे लोग, और उन्हें मूर्ख कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मूर्ख को अगर मूर्ख कहोगे तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मूर्ख हैं, मगर आपको ये जो है, ये अच्छे लोग जो हैं बेचारे, इनको ये यकीन दिला रखा है कि सब कुछ जो है पश्चिम के हाथ में है, और एक बस वो जो एक जादुई लोग हैं वो सब कुछ कर लेंगे, कैसा ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं हो पाएगा, पुतिन भी उन्हीं का मोहरा है, सब कुछ। अरे यार, जाओ अपना काम करो, अकल पकड़ो। ये उन्हीं की लिखी हुई कहानी किताब में पढ़ के तुम ज्ञानी हो गए हो, ना तुमने कोई शोध किया है, ना तुम कहीं विदेश गए हो, ना तुम दुनिया की जो है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानते हो, ना खुफिया तंत्र कैसे काम करते हैं वो जानते हो। अपने घेर या घर में पड़े हुए ज्ञानी बन गए हो, मोबाइल पे खबरें पढ़ गए। वहीं रहो जहाँ हो, जितनी औकात है उसी में रहो, बाहर मत आओ इसमें से। आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये है बड़े सीधा सा कि ये जो ड्रामा हुआ है कूटनीतिक, ये क्या है। बिल्कुल आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ। पहले ड्रोन का मसला सोल्व करते हुए इस मसले को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ईरान ने आज अपने एक बड़े जहाज़ ड्रोन को ओपन कर दिया है कि हमने बढ़ाया है, और ये पायलट रहित है, और ये अमेरिका में जाके हमला कर सकता है, स्टील्थ है, और F-35 के बराबर का है। आज से 15 दिन पहले तुर्की ने एक जहाज़ शो किया था और उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जो बताया था ये एडवांस है F-35 से, और ये भी एक ड्रोन है, पायलट है, मगर जहाज़ पूरा है, यानी बड़े से बड़ा बम लेके जा सकता है। ड्रोन की दुनिया में तुर्की और ईरान बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये जो एक पूरी 70 साल तक मुस्लिम जगत को एक मूर्ख बनाया जाता रहा कि हम गाज़ा को आज़ाद कराएंगे, फ़िलिस्तीन को उसका हक़ दिलाएंगे और मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराएंगे, ये एक ऐसा ड्रामा रचते रहे, जबकि इन सत्ताओं पर यकीनी तौर पर सत्ता के लालची सौदा करते रहे, और पश्चिमी जगत का कब्ज़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये पश्चिमी जगत में भी आज फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि एक बात को बड़े शालीनता के साथ कहता हूँ, मैंने हमेशा यही कहा है कि कुछ इजरायली यानी कुछ ज़ायनिस्ट, सभी यहूदी बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, और सिर्फ किसी को मज़हब के नाम पे पूरी तरह रिजेक्ट कर देना, ये मतलब अधकिचरे मूर्ख या अति मूर्ख लोगों के अलावा कोई नहीं कह सकता। कोई अपनी धार्मिक किताबों का ज्ञान दे के भी कहेंगे ये बहुत बुरे होते हैं, ये बकवास है। इस पर मैं बहुत धार्मिक लॉजिक भी दे सकता हूँ, तो तिल मिला जाएंगे, तड़प उठेंगे वो लोग जो सिरे से खारिज करते हैं कि यहूदी कभी दोस्त नहीं हो सकता। तो फिर मैं पूछ लूँगा कि शादी किससे की थी। बस यही रोक देता हूँ चीज़ों को, खुलासा शुरू करूँगा तो तुम्हारी नेक उतर जाएगी जो पजामे के नीचे पहन रखी है। अब आगे बात करता हूँ कि बेसिकली ये जो सिलसिला हुआ है यहूदियों का, वो क्या था। यानी जो मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की जाए, आप एआई से पूछोगे वो छुपा लेगा, आप गूगल से पूछोगे या कहीं और से पता करोगे, ये सब बातें नहीं पता चल पाएंगी, सीधी बात है। मगर वो तथ्य आपको मिल जाएंगे जब आप 17वीं शताब्दी को पकड़ोगे, जब एक कबाड़ी का बच्चा रो चाइल्ड जो है वो एकदम बाहर निकलता है, गंदी सी बस्ती में रहने वाला एक भिखमंगा जो है परिवार, वो अचानक कबाड़ के ज़रिए पैसा कमा कर इकट्ठा होता है और बैंक खोलता है और कंपनियां बनाता है, और फिर अपनी बेटियों को जो है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के घरानों में ब्याह देता है। वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप एक प्रगति चलती है, और फिर ये जो है बेसिकली फाइनेंस का खुदा बन जाता है। तो जो है ये बनते बनते पूरी सत्ताओं को अपने लपेट में लेता है, मगर ये ब्रिटेन के घराने को पूरी तरह से अपने क्रिप्टो जूस अपने तरीके से इसको तब्दील कर लेता है। और ये सब हुक्मरानी या ग़ुलामी दुनिया पे जो करवाई जाती रही है, ये उसी घराने के ज़रिए करवाई जाती रही है। उनकी बहुत सी ब्रांच और बहुत सी विंग है जो न कभी सामने आई हैं, न कभी सामने आएंगी, मगर ये वफ़ादारी जो हम देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इसने इस्लाम के साथ गद्दारी की, शिया के साथ गद्दारी की, सुन्नी के साथ गद्दारी की, याद करिएगा वो दिन, याद करिएगा मेरे वो तमाम एपिसोड पिछले 10 साल के उठा लीजिएगा, जब मैंने हर बार ये कहा कि इजराइल का वजूद, बालफोर डिक्लेरेशन, ये सब सऊदी अरब कब बनेगा, सऊदी अरब का नाम का जो देश वजूद में आएगा, उसी कागज़ पर जो है इजराइल वजूद में आएगा लिखा गया। हमेशा कहा कि अरबों की जो बसासत है, अरबों का जो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इनको
कहा जा सकता है कि इनके सिस्टम को जब बनाया गया तो उसी में इजराइल बनाया गया। और वो जनता को जो 2 सदियों से कम एक ऐसी पट्टी पढ़ाई गई थी, 2 सदियों से ऐसी पट्टी पढ़ाई गई थी धर्म के नाम, मज़हब के नाम पर, जो एक नफ़रतों को बिल्ड रखा। और इसमें से जो क्रूसेड चल रहा था, जिसमें मतलब यहूदी भी शामिल थे, जिसमें ईसाई के सलीबी जंगी भी शामिल थी, जिसमें ईसाइयत के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसमें ईसाइयत का एक वो टुकड़ा जो बहुत नज़दीक है मेरे हिसाब से सही विचार में, जो रशियन चर्चों में पाया जाता है, और एक जो कैथोलिक है, जो जिसे मैं ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन कहता हूँ, असल में वही इन यहूदियों को भी मोहरा बना रहे थे। मगर इन्हीं के साथ समन्वय करके यहूदी ईसाइयत के 2 टुकड़े जिन लोगों ने कर लिए, तो उन्हीं लोगों के उनके फाइनेंस कब्जे कर लिए। जब एक इंसान के पास अथाह दौलत आ जाती है, सब दुनिया कंट्रोल में हो जाती है, तो उसके पास बचता है एक खेल, और वो खेल कुछ भी हो सकता है, जुआ, सट्टा, शराब उड़ाना और धर्मों का खेल खेलना। तो मुझे लगता है कि रोथशाइल्ड एम्पायर ने जो है इस एक अपने लिए खेल चुना, जिसमें था मतलब अपने मसीहा को धरती पे लाना, उसके लिए काम करना। तो उस मसीहा को धरती लाने के खेल में, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, सारी ताकतें हैं, उसको आगे वो बढ़ाते हुए जो है उसने सत्ताओं को अपने कब्जे में किया। पहले अपनी बेटियां दी, उसके बाद उनके सिस्टम को परिवर्तन किया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती चली आई, और काम करते करते पूरा कब्जा कर लिया। यहाँ जो एक कभी भी एक तरफा कुछ नहीं होता कि सारी दुनिया एक इंसान के हाथ में दे दी गई हो और पूरी संसार पे एक वक्त में एक ही इंसान का राज रहा हो। ईश्वरीय राज को मानने वाले कभी ये साबित नहीं कर सकते कि पूरे विश्व में जो है एक ही, उसका कोई विरोधी नहीं था और सिर्फ एक ही जो है इंसान का राज हो गया था। ये इसी तरह की बकवास है वो थ्योरी रखने वाले कि पुतिन की माँ यहूदी है और पुतिन के खुद यहूदी है और ये इनका मोहरा है। ये उसी तरह की बात है जब ये कह रहे हैं कि अब इस वक्त एक यहूदी एम्पायर या इस टाइप जो उनका एक फाउंडेशन है उसके बाहर दुनिया की कोई ताकत है ही नहीं, सब उसी के अंडर में है। ये एक ऐसी ही कोरी बकवास है। इस बात का मतलब भी शायद वो नहीं समझते, बस कहीं से उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जंग जीतने के लिए ज़रूरी होती है अफवाहें फैलाना। यहाँ भी हर साल जो है काला बंदर आ जाता है, कभी चोटियाँ कटती हैं, कभी बच्चे उठाए जाते हैं, बाद में न कोई पकड़ा जाता न सबूत कोई मिलता, मगर उस वक्त सब यकीन कर रहे होते हैं, मीडियाबाजी चल रही होती है। इसी तरह की गॉसिप है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इस ड्रोन के रहस्य को पहले सुलझाते हैं, फिर कूटनीति के रहस्य को भी सुलझा देते हैं, तुर्की के फिदान का फिदा होना भी बता देते हैं। तो ड्रोन का मामला ये है कि रूस ने कुछ दिन पहले अपने कुछ नए ड्रोन लॉन्च किए थे, जिन्हें बताया था ये रहस्यमय ड्रोन है, और ये रहस्यमय ड्रोन है, इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंधी बुढ़िया के झूठ मूठ के एक आर्मागेडोन, परमाणु अटैक और उसके तमाम जो भविष्यवाणियां हैं वो सच करने के लिए कि 2000 पहले 23 में एलियन आने वाले थे, अब 24 में आने वाले थे। अब 24 चूँकि समाप्त हो रहा तो उससे पहले कम से कम एलियन तो बता दिए जाए कि एलियन आ गए हैं, क्योंकि वो सिम्पसन कार्टून में और बाबा वेंगा और नस्ट्रोडम्स नाम को इस्तेमाल करते हैं आगे की स्टोरियाँ प्लांट करने के लिए, उसे कहीं सच साबित करने के लिए, क्योंकि उसके नाम से जो आगे साइकोलॉजिकल गेम ये खेलेंगे कहीं वो झूठे ना हो जाएं। कम से कम एक डाउटफुल क्रिएट करके छोड़ दिया जाए, अपने ही ड्रोन उड़ाकर जो है कहीं ये लोग जो है उनको कह रहे हैं मारे नहीं जा रहे हैं, इन एलियन साबित करने पे लगे हैं। उधर रूस ने कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसे ड्रोन हैं नई किस्म के लॉन्च में कर रहा हूँ जिन्हें बताएंगे कि ये क्या है। तो वो भी ड्रोन हो सकते हैं कि वो इस तरह के ड्रोन घुमाकर कोई रेकी वगैरह चल रही हो, तो ये भी कुछ हो सकता है, क्योंकि नया हथियार जो लॉन्च किया है ऑर्शनिक, उसके बारे में अभी लोग नहीं जानते कि ये क्या है, पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे काम करता है। आसपास की समझ पहले से होगी, आसपास की कहानी पहले से लोग समझते होंगे, मगर एग्जैक्टली वो क्या है ये अभी ओपन नहीं है। होता तो इसका अल्टरनेट बना लिया गया होता, ये स्पष्ट है। तो कुल मिला के ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दूसरी कहानी आती है ड्रामा ऑफ डिप्लोमेसी। तो ड्रामा ऑफ डिप्लोमेसी मिस्टर फिदान का फिदा होना जो है वो इस बात को साबित करता है कि हमने रूस को मना लिया था कि हम नहीं करेंगे हमला और आराम से इनको सत्ता में आने देंगे। अलबत्ता
अब बिहाइंड द कर्टन मुझे क्या लगता है, मैं 4 लाइनों में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बिहाइंड द कर्टन मुझे ये लगता है कि जब ईरान ने बैकआउट कर दिया तो रूस ये समझ गया कि अब ईरान पर भरोसा, चाहे वो हिजबुल्लाह के नाम पर हो, चाहे वो फिर सीरिया के अंदर हो, करना गलत है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी डील कर चुका है। और अगर ये बहुत बड़ी डील ईरान ने कर ली है तो फिर सीरिया में मुझे सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहिए, ईरान को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। अलबत्ता ये बात दुश्मनी में बदल जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ जो है दिमाग में आती है और फिर धीरे धीरे उसमें रोल बैकिंग शुरू होती है और नए ऑप्शन तलाशे जाते हैं। मुझे स्पष्ट लगता है कि तुर्की के साथ बिल्कुल कह दिया गया होगा कि हम हमला नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं, इनको आने देंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे। बशर असद को निकाल लिया और चूंकि बशर असद निकम्मा था, नाअहल था, ये चीज़ें थी, वो जब से जो भी था वो पहले दिन से था, आखिरी दिन तक था, बीच में कोई नई तब्दीली उसमें नहीं आई थी। कोई बताई जाएगी तो वो एक नई कहानी होती है या पुरानी कहानी या पुराना फंडा होता है, इसमें कोई नया शगुफा नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ था वो तो क्लियर है कि सारी कहानी ईरान के बैकआउट होने से हुई है। और मेरा वो एपिसोड इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जिसमें मैंने युद्ध विराम से पहले, बल्कि जिस वक़्त हिजबुल्लाह ने भारी हमले कर दिए, जिनकी कमांड जो है रशियन ऑपरेटर्स के हाथ में थी, और जब इजराइल को ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से, उसी वक़्त एक ऑफ़र आया ईरान को, जिसे मैंने पहले बताया कि ईरान के साथ में यूरोपियन यूनियन की सब कुछ जो है एक समन्वय बिठाने की बात की जा रही है, परमाणु मामले में जो है वो ढील देने की बात की जा रही है। तो एक लालच दिया जा रहा है। मैंने कहा शायद लालच ईरान नहीं मानेगा, मगर मैं वहाँ पर गलत निकला और ईरान ने वो लालच एक्सेप्ट कर लिया। अब जो ड्रामा चल रहा है इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, हम परमाणु हथियारों पे हमला कर देंगे, सब उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ईरान को एक फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है कि हम ईरान पे हमला कर रहे हैं, परमाणु इसके हथियार उड़ा रहे हैं। इससे पहले इनके सारे F-35 फला 5 डिका 5 उड़ाए जा चुके हैं जो ईरान की ज़मीन को छू भी नहीं पाए। उसके बावजूद ईरान ने कोई समझौता किया, जिसकी वजह से जो है गाज़ा को अनाज छोड़ दिया गया, जिसके बदले में रूस ये समझ गया कि ईरान जो है वो बिक चुका है। और उसके बाद उसने तुर्की के साथ मिलकर, जो फिदान ने कहा उसके हिसाब से वो डील फाइनल हुई, और उसके बाद इन्होंने वहाँ से अपने फ़ौजों को निकालकर सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, क्योंकि उसके बाद बंदरगाह लीज पर है, अगले 50 साल का रिन्यूअल जो है ऑलरेडी बशर अल-असद उसमें कर चुके हैं। वो नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा वो तो हमें बाद में देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नई जो बिसात बिछाई जाएगी वो नई तरह की है, और रशिया अपनी बिसात को अपने तरीके से लड़ेगा। वो अभी हम देखेंगे कि किस तरफ जा रहा है, और जिस तरफ जाएगा उस तरफ जो हिंट मिलेंगे वो हम चर्चा में लाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि जो इस वक्त कूटनीतिक ड्रामेबाजी की जा रही है उसमें आखिरी लाइन ये है कि कम से कम तुर्की और रशिया इस बात पर सहमत हुए होंगे कि अगर बशर अल-असद को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये जितने रेबल्स, जितने आतंकवादी ही हैं, ये वो लोग इन्हें जहादी कहते रहे, मैं आतंकवादी कह रहा हूँ, सारे अमेरिका की फंडिंग से चलते हैं, प्योरली आतंकवादी हैं। ये प्योरली आतंकवादियों को किसी तरीके से सीरिया के अंदर ही रिहेबिटेट कर दिया जाए, इनके बंटवारे करके इनकी हिस्सेदारी दे दी जाए, और जो इनकी, क्योंकि ये बिके हुए लोग होते हैं, डॉलर से ख़रीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ना इनका कोई दीन है, ना धर्म है, ना ईमान है, ना कोई जिहाद है, बकवास करते हैं, कोरे आतंकवादी हैं। इन सभी आतंकवादियों को, जिन्हें किसी को अपनी ज़मीन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, इन सबको सीरिया में इकट्ठा कर दिया जाए। और ये सीरिया में इकट्ठा करके जिस इजराइल को ईरान ने जिताने की कोशिश की है हारे हुए को, अब उसके बाद इन रेबल्स ने उनके साथ हाथ मिलाने की के लिए जिन्होंने भेज दिया है, लॉन्ग टर्म में आगे चल के ये खुद इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेंगे, क्योंकि इनका काम है, आज अमेरिका ने इन्हें ख़रीदा है, कल कोई और इन्हें ख़रीद सकता है। तो ये बिकाऊ लोग हैं, इनसे किसका सौदा पटेगा यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुल मिलाकर इजराइल के पास आसपास चारों तरफ
जो आज तक इजराइल को बचाते रहे वही आतंकवादी संगठन ISIS, PKK भी उसी के साथ है, और ये जोलोनी तो पक्का इजरायली है। ये सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे कर दिए गए और ये अपने देशों से इन्हें बाहर निकालने के लिए और शरणार्थियों को भी जो है सीरिया के अंदर भेजने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ़र शुरू कर दिया, जाओ पैसे हमसे ले जाओ। इसी तरह कुछ जिन देशों में सीरियन रह रहे हैं, लोग कहेंगे सरकार के घर बनाने के पैसे हमसे ले जाओ, जाओ अपना सीरिया में रहो। ये पूरी तरह अपना जो माइग्रेशन का जो प्रेशर था उसको रिलीज़ करेंगे, और जो डूबता हुआ जहाज़ है यूरोप का वो सीरिया में जोलानी के सत्ता संभालने से वापस नहीं आएगा। जो आर्थिक निज़ाम कब्ज़ा करना चाहते थे, कुछ दिन उसको लीड मिल गई है, वो ख़त्म होगा। यूरोप पत्थरों के दौर में जाएगा, अमेरिका टूटेगा, 50 टुकड़े होंगे। मैं अपनी बात पे कंफर्म हूँ। और इस पूरे ड्रामे में अभी नई कहानी शुरू होगी, नई कैलकुलेशन शुरू होगी। इजराइल, ग्रेटर इजराइल तो बहुत दूर की बात है, इजराइल भी नहीं रहेगा। मैं आज भी अपनी बात पे जो है कंफर्म हूँ, और अब मैं इस बात पे भी कंफर्म हूँ कि कोई ना कोई ईरान का बड़ा तोप पूरी तरह से बिका, जिसकी वजह से पूरा गेम चेंज हुआ। सऊदी अरब निश्चित रूप से इजराइल का समर्थक है, इजराइल का पैरोकार है, इजराइल का परवरिश करने वाला है। तो मैं उसे कोई छूट दे के चल रहा हूँ, गलतफहमी में मत रहें। इजराइल के सहारे एक आधुनिक दुनिया में अरब जगत एंटर होना चाहता है, जहाँ पर अय्याशियाँ हों, जहाँ पर जो है पब लगें, जहाँ पर तरक्कियाँ हों, जहाँ पर फैशन हो, सारी चीज़ें हों। ये सब वो इजराइल की मदद से, उनके जो आका बैठे हैं ब्रिटेन में और अमेरिका में, उनकी फंडिंग, उनकी मैकेनिज़्म, उनके सहारे को लेकर अपनी दुनिया को एक आधुनिक सिनेमैटिक दुनिया जो है की तरह उन्हें उनके हिसाब से स्वर्ग बनाया जाए, वो उस पर अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी चांदी हुई है दोनों तरफ से। तुर्की किस तरह अपने आप को सेव करेगा, क्या नहीं करेगा, आगे कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, जो कुछ होगा आगे इस पर बात करेंगे। काफ़ी लंबा आपको बोर किया, इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।